हेलो मेरे प्यारे मास्टरियों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम लोग जो है हिस्ट्री का जो है पूरा का पूरा रिवीजन कर लिए है। वैसे हमने एक एक करके विधिवत तरीका से सिलेबस को ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग हिस्ट्री को फिर भी रिवीजन भी दोबारा कर चुके हैं, और ज्योग्राफी का भी जो है 6ठी क्लास का तो रिवीजन कर ही चुके हैं। हमारा जो 7वीं क्लास में जो है चैप्टर नंबर 1 कर लिए थे, और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा बाकी रह गया था, जिस चैप्टर का नाम है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लें कि हमारा पृथ्वी या आखिर है कैसा। तो देखिए, हमारा पृथ्वी जो है ना, एक धधकता हुआ आग का गोला है, एक धधकता हुआ आग का गोला है। अब आप कुछ ऐसा समझ लें, जैसे कि मान के चलिए हम लोग जो आलू जो होता है ना, आलू जो कि अभी ठंडा के मौसम में हम लोग घूरा के पास बैठते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं, आलू को डाल दे। अगर आलू को डाल देते हैं और थोड़ा सा कच्चे जब आलू निकाल लेते हैं हम लोग, तो देखते होइएगा कि क्या होता है कि हमारा जो आलू रहता है, ऊपर से जो पूरा का पूरा जो वो उसका जो छिलका होता है वो छिला जाता है। ऊपर का भाग जो रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा पक गया रहता है, और फिर सबसे नीचे का जो भाग रहता है वो थोड़ा सा क्या रहता है, तो वो गिल्टी टाइप का जो टैठी रहता है। सेम हमारा क्या है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी भी ऐसा ही है। कैसा है, तो देखिए, पृथ्वी पूरा हो गया, ये पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी का जो है ना ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ऊपर वाला भाग, देखिए ये एकदम पतली भाग है, बहुत पतले। आप मान के चलिए कि आलू का छिलका है ना, ऐसे ही यह जो लेयर है, इस लेयर को क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर वाला लेयर को, तो इसे कहते हैं भूप्रपटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूप्रपटी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, भूप्रपटी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्रस्ट कहते हैं। और एक बात को ध्यान रखना है कि भूप्रपटी का जो है ना, जो का त्यों रूप हिंदी में आ जाता है। जैसे हमने कहा कि भूप्रपटी और कहा ना क्रस्ट, हुए सेम का सेम हिंदी में लिखा जाता है क्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो ऊपर वाला लेयर हो गया वो क्या हो गया, तो भूप्रपटी हो गया। और इसके नीचे का जो लेयर होता है, ये वाला लेयर जो हमारा ये वाला लेयर हो गया, इस लेयर को कहते हैं मेंटल। इस लेयर को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें, इस लेयर को कहते हैं मेंटल कहते हैं। ठीक है, और यह वाला जो लेयर है ना, इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। लेकिन यह कोर भी जो है ना, इसका भी 2 भाग है। क्या है, एक भाग जो है, इसका एक भाग जो ये वाला जो दिख रहा है, इसको कहते हैं बाइकोर। क्या कहते हैं, बाइक्रोड कहते हैं। अब एक्चुअल में होता है कि कहीं पर क्रोड लिखा रहता है, कहीं पर कोर लिखा रहता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है, दोनों एक ही बात है। और ये हो गए आपके आंतरिक कोर हो गए। क्या हो गए, आंतरिक कोर हो गए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमारा जो पृथ्वी का जो सबसे बाह्य वाला जो लेयर है, ये क्या कहलाता है, भूप्रपटी कहलाता है, यानी क्रस्ट कहलाता है। और हमारा जो भूप्रपटी के नीचे वाला जो ये वाला लेयर है, यह क्या कहलाता है, तो मेंटल कहलाता है। और ये वाला लेयर जो हमारा आंतरिक है, ये सबसे आंतरिक वाला, इसे कहते हैं अपन लोग कोर। क्या कहते हैं, कोर। लेकिन यह जो कोर है ना, यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। कैसे, तो अंदर वाला को कहते हैं आंतरिक कोर, और बाहरी वाला को कहते हैं बाइकोर। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात थोड़ा सा और समझ लेना। देखिए, यह जो भूप्रपटी हमारा है ना, यह कैसा होता है, तो ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। और हमारा जो मेंटल जो ये दिख रहा है ना, ये कैसा होता है, तो ये आपका तरल होता है। कैसा होता है, तरल। अब तरल कहने का मतलब ये नहीं कि पूरे पानी की जैसा नहीं। जैसे अपन लोग जो चीनी को जो है लड्डू बनाने के लिए जब उसको गैस पर जो उबालते हैं, तब जाकर के जब लड्डू बनाते हो, थोड़ा सा देखिएगा तरल टाइप का होता है, ना ही पूरा ठोस होता है, ना ही तरल होता है, उस टाइप का होता है। तो ये वाला हमारा हो गया मेंटल, तरल हो गए। और हमारा जो बाह्य रोड है ना, यह भी हो गए आपके तरल ही होते हैं। लेकिन हमारा जो आंतरिक रोड होता है ना, यह आपका क्या हो जाते हैं, तो ठोस हो जाते हैं। अभी इसका क्या रीजन है, मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। अभी कुल मिलाकर के इतनी बातें समझ लें कि हमारा जो यह पृथ्वी हो गए, यह पृथ्वी का जो सबसे बाहरी वाला जो आवरण हो गया, इसे ही भूप्रपटी कहा जाता है, अर्थात इसे ही क्रस्ट कहा जाता है, जो कैसा होता है, तो ठोस होता है। और इसके जस्ट नीचे वाला जो यह वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यह क्या है, तो यह मेंटल है। और मेंटल कैसा होता है, तो तरल होता है। और इसके अंदर वाला भाग जो संपूर्ण रूप से इसे क्रोड या कोर कहा जाता है, जो कैसा होता है, तो आपका यह 2 भागों यह भी है, एक आपके बाह्य होते हैं और एक आपके क्या हो जाते हैं, तो आंतरिक कोर हो जाते हैं। अब इस सब के बारे में अपन एक एक करके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने जो बात कहा है, यही कहा है कि हमारा पृथ्वी के अंदर हमारा चैप्टर्स का नाम है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारा इस दुनिया में है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ना, कोई भी इस ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। चाहे वो हमारा पृथ्वी हो, चाहे वो सूर्य हो, या फिर कोई भी हो, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर है ही नहीं। तो हमारा पृथ्वी भी कैसा है, तो एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होती रहती है। अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होती रहती है। क्यों परिवर्तन होती है, इस सब के बारे में आगे जिक्र करेंगे। अब देखिए, हमने जो अभी चर्चा किया था, यही चर्चा किया था। ये हमारा पृथ्वी हो गए, ये हमारा पृथ्वी हो गए। ये बाहरी वाला जो आपने लेयर देखा, यह वाला लेयर क्या कहलाते हैं, प्रपटी कहलाते हैं। और इसके जस्ट
जस्ट जो नीचे आपने ये वाला लेयर देखा, यह क्या कहलाते हैं? तो मेंटल कहलाते हैं। और इसके आंतरिक वाला लेयर क्या कहलाते हैं? तो क्रूड कहलाते हैं। और हमने आपको बताया यह जो देखिए यह जो लेयर है ना, ये आंतरिक वाला लेयर, यह क्या है? तो हमारा क्रूड है। और ये अंतर वाला जो है इसको कहते हैं आंतरिक क्रूड, और ये बाह्य वाला जो लेयर है इसको कहते हैं बाह्य क्रूड। और मेंटल भी ये वाला हमारा क्या कहलाता है? तो मेंटल। आपको पीला वाला भाग दिख रहा होगा, ये क्या है? तो मेंटल है। आप एक बात को थोड़ा सा और समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए यह हमारा जो भूप्रपटी है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर, भूप्रपटी और यह जो हमारा मेंटल है ना, इसका ऊपर लेयर, मेंटल का सबसे ऊपरी वाला भाग, ये वाला भाग मेंटल का सबसे ऊपरी और भूप्रपटी दोनों को संयुक्त रूप से जो है क्या कहा जाता है? तो इस दोनों को संयुक्त रूप से जो है स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हिंदी से ज्यादा नाम अंग्रेजी आते हैं। क्या आते हैं? लिथोस्फीयर। तो हमने आपको क्या कहा? हमने अभी कहा कि हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो पतली आवरण है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भूप्रपटी कहते हैं। जो हम लोग को ठोस दिखाई पड़ता है, जो हम जिस पर हम लोग हैं वो क्या है? तो उसे भूप्रपटी कहते हैं, अर्थात उसे क्रस्ट कहते हैं। और ये कैसा होता है? तो ठोस होता है। और इसके जो नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? मेंटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंटल कहलाते हैं। ये वाला भाग क्या है? तो मेंटल है। और यह कैसा होता है? तो तरल होता है। और इसके नीचे वाला भाग जो है कोर या क्रोड है, यह भी दो भागों में बटा है, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। जो हमारा बाह्य क्रोड होता है वह भी क्या होता है? तो तरल होता है। और आंतरिक क्रोड क्या होता है? तो ठोस होता है। और हमने एक बात और क्या जिक्र किया? तो हमने जिक्र किया क्या? यह जो स्थल मंडल है ना, यह स्थल मंडल क्या है? तो हमने कहा कि हमारा जो भूप्रपटी, हमारा क्या है? भूप्रपटी। हमने कहा ये ऊपर वाला लेयर, यह जो पतली आवरण देख रहे हैं, ये ऊपर वाला आपने जो देखा अभी, ये पतली आवरण, ये जो पतली आवरण ऊपर वाला है ये, और साथ साथ जो मेंटल का जो अपर मेंटल है, मेंटल का अपर मतलब कहने का मतलब मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है, दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है। इतने बात में किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक एक बारे में बात करेंगे, आगे क्या है नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए, तो हमने अभी क्या जिक्र किया? हमने जितनी चीज बताई वही सारी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यह वाला भाग हुई ऊपर वाला प्रपटी हो गई, इसे ही भूप्रपटी या फिर क्रस्ट कहा जाता है। यह जो भूप्रपटी और प्लस मेंटल का जो अपर वाला भाग है, इस दोनों को मिलाकर का स्थल मंडल कहा जाता है। ये हमारा क्रोड हो गए। इस क्रोड का बाहरी वाला भाग को बाह्य क्रोड कहते हैं और आंतरिक वाला भाग को क्या कहते हैं? तो आंतरिक क्रोड कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे अपने लोग और बात करते हैं। अब आगे अगर और बात करें तो देखिए हम लोग सबसे पहले भूप्रपटी अर्थात क्रस्ट को पढ़ते हैं। भूप्रपटी अर्थात क्रस्ट को पढ़ते हैं कि देखिए क्या है। तो देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? प्रपटी कहा जाता है। अभी हमने बताया। और यह सबसे क्या होती है? तो पतली परत होती है। मैंने बताया ही कि सबसे हमारा जो पतली परत होती है वो क्या होती है? तो भूप्रपटी अर्थात क्रस्ट होती है। जो कुल पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपटी है। अब सोचिए हमारे पृथ्वी की कोई भी चीज को अगर पूरा मानने के लिए हम लोग 100% मानते हैं, तो उस 100% में से केवल 1% वो क्या है? तो हमारा प्रपटी अर्थात क्रस्ट। केवल 1% हमारे पूरे पृथ्वी के आयतन का केवल कितने परसेंट है? तो 1% है। और यदि बात किया जाए कि पूरे पृथ्वी के आयतन का 1% है, तो द्रव्यमान का क्या है? तो द्रव्यमान का भी 1% है। पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का भी कितने हैं? द्रव्यमान का भी कितने परसेंट है? तो केवल 1% है। इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे एग्जाम में यह भी आते हैं। यह पूछा जा चुका है कि हमारे पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत जो है हमारा जो भूप्रपटी अर्थात क्रस्ट है, तो केवल 1%। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखनी है कि जो है द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो द्रव्यमान का भी कितने प्रतिशत है? तो 1% है। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए आगे बात किया जाए। करें क्या? यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक तथा हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर तक जो है इसका जो है मोटाई है। अब इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेगा, क्या लेना होगा तो समझिए। हम लोग जो है एक बात को देखे होंगे, ऐसे जो है हम लोग जो सब लोग तालाब में कभी न कभी नहाए होंगे, कभी न कभी स्नान किए होंगे। तालाब में क्या होता है? देखिए तालाब का जो ऊपर वाला लेयर होता है ऐसा कुछ होता है। आप देख लीजिए, ऐसा होगी, ऐसे होगी और ऐसे होगी। और इसमें क्या रहता है? तो पानी भरा रहता है। ये नीचे वाला देखिए, ये वाला पानी वाला भाग हो गई, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला हो गया पानी वाला भाग। हमारा जमीन ही होती है ना, ऐसे ही जमीन होती है। हम जो ये जमीन हो गए और ये वाला पानी रहते हैं, तो पानी वाला भाग थोड़ा सा क्या होता है? जमीन वहां पर धंसा हुआ होता है।
ये वाला हो गया इसमें पानी और ये हमारा हो गया स्थल यानी जमीन हो गए। और थोड़ी सी एक बात सोचिए, हमने अभी आपको क्या कहा कि अपना पूरा पृथ्वी जो है ना, पूरे पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, ऊपर वाला लेयर, यही हमारा क्या है, क्रस्ट है, यही हमारा क्रस्ट है। और इसका मतलब है कि अगर जमीन प्लेन हम लोगों को दिखता है वो भी यही क्रस्ट है। इस जमीन पर पानी जो है कहीं ना कहीं तो पानी के नीचे भी जमीन होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि जमीन पानी वैसे टिका होगा, नहीं, कहीं ना कहीं जमीन के पानी के नीचे भी जमीन होगी। तो यही वाला जो हमने कहा कि पानी के नीचे जो जमीन है वो भी क्रस्ट का ही हिस्सा है, वो भी क्रस्ट का ही हिस्सा है, इस बात को भी ध्यान रखनी है। तो ये जो हमारा जो क्रस्ट, ये जो यह वाला जो भाग है, यह जो हमारा जमीन है, थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा, ये हमारा पानी हो गया, ये हमारा पानी हो गया। और इसके नीचे हमारा क्या है, इसके नीचे हमारा ये वाला भाग मेंटल है, ये वाला भाग क्या है तो मेंटल है। अब चूंकि मेंटल यहाँ पर हमारा अगर मान के चले मेंटल है, यहाँ पे अगर हमारा मेंटल है तो चूंकि मेंटल क्या है, मेंटल में क्या है तो पूरा का पूरा द्रव है। मेंटल में क्या है, मान के चले कि पूरा का पूरा क्या है अपना द्रव है। मेंटल में क्या है, पूरा का पूरा द्रव है। हमने कहा कि मतलब तरल रूप में है। अब सोचने वाली बात है, एक बात थोड़ा सा सोचिए। अभी देखिए आप कहाँ पर आपको जो है मोटाई अधिक लग रहा है, कहाँ पर मोटाई अधिक लग रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए, चूंकि हमने कहा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस लेयर में क्या है, इस लेयर में यहाँ पर मेंटल है। अब मान के चलिए इस लेयर में मेंटल है, तो देखिए आप एक बात को गौर करें, लगभग यहाँ तक हमने क्या कहा कि लगभग जो है अपना यहाँ तक, ध्यान से समझे, यहाँ तक जो आपको दिख रहा है वो क्या है तो ये वाला मेंटल वाला भाग है। जब ये वाला मेंटल वाला भाग है तो देखिए यहाँ जो है जमीन की मोटाई कम होगी कि नहीं, यहाँ जमीन की मोटाई कम होगी, लेकिन यहाँ जमीन की मोटाई क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। चूंकि भी तो जमीन ही है ना, पूरा यह भी तो जमीन ही है, तो यहाँ पर मोटाई ज्यादा हुआ और यहाँ पर मोटाई क्या हो गया, हमको कम हो गया। तो यही बात हमने कहा क्या कि हमारा जो महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय कहने का मतलब क्या होता है कि बड़ा सा विशाल जो है जमीन को, जो जमीन होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। बड़ा सा विशाल जमीन का जो टुकड़ा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। और बड़े सा जो है जलाशय होता है उसे क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो हमारा महासागरीय संहति में, संहति कहने का तात्पर्य क्या होता है कि उसके नीचे, तो हमारा महासागरीय संहति में सोचने वाली बात है कि जो हमारा क्रस्ट होगा इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी, इसकी मोटाई कम होगी। लेकिन यहीं पर आप देख लीजिए महाद्वीपीय संहति में इसकी मोटाई क्या होगी, अधिक होगी। हो जाएगी कैसे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ये वाला भाग हमारा क्रस्ट है और ये वाला भाग क्रस्ट है, तो इसके नीचे तो इधर भी जमीनी, इधर भी तो जमीनी होगा, लेकिन इसके नीचे तो नहीं है। तो यहाँ पर भाग हो गई पतली और यहाँ पर भाग हो गए मोटे। इतनी बात तो क्लियर है। अब एक बात थोड़ा सा और सोचिए, और इसी पर जो है हमारा हिमालय पर्वत भी है, इसी पर हिमालय पर्वत ही है। तो बताइए इसकी मोटाई और अधिक हो गई कि नहीं, इसकी मोटाई और अधिक हो गई। दूसरी बात है क्या, ये जो हिमालय पर्वत है यहाँ ये उतनी ऊंचाई है, इतनी भार भी होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये नीचे भी जाएगी, थोड़ी सी नीचे भी जाएगी, जिस कारण से हिमालय संहति में जो है, हिमालय के नीचे हमारी भूप्रपट्टी की जो मोटाई है वो अधिक है। महाद्वीपीय संहति में जो है भूप्रपट्टी की मोटाई जो है हिमालय संहति की तुलना में थोड़ा कम है, और महासागरीय संहति की बात किया जाए तो पूरा क्या है, यहाँ कम है। इतनी बातें समझ में आई, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही बात मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यही आपका फिगर है जो कि एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए ये हो गए आपके महाद्वीपीय पर्वती, ये हो गए आपके महाद्वीप, और इधर हो गए आपके महासागर, और ये हो गए महासागरीय पर्वती। अब ध्यान से सोचने वाली बातें हैं। देखिए जब ये महाद्वीप हो गए, ये ऊपर वाला महाद्वीप है, तो यह वाला जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये क्या है, ये आपका क्या है, तो यही आपका महाद्वीपीय पर्वती है। देखिए यहाँ पर महाद्वीपीय पर्वती मोटी है ना, और यहीं पे आ जाइए महासागर के पास, क्योंकि ये पानी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको येलो वाला यह दिख रहा है ये महासागरीय पर्वती है। तो आप हमें बताएं यह वाला भाग आपको मोटा लग रहा है या यह वाला, यह जो इतनी पतली सी भाग है यह मोटा लग रहा है। स्वाभाविक सी बात, यह वाला भाग मोटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप क्या होता है हमारा मोटी है, तो मोटी जिस कारण से जो है यह नीचे तक है, तो यह महाद्वीपीय पर्वती मोटी हो गई, और हमारा महासागरीय पर्वती क्या हो गई, तो पतली हो गई। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें दो बात समझ में आई, क्या आई कि पूछेगा कि बताइए हमारे भूपर्वती अर्थात क्रस्ट का जो है सर्वाधिक मोटाई कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक मोटाई कहाँ पर होगी, तो सर्वाधिक मोटाई हमारा महाद्वीपीय पर्वती में होगी, और अगर कम मोटाई की बात करें तो कहाँ होगी, तो महासागरीय पर्वती में होगी। लेकिन और पूछ दिया कि सर्वाधिक अधिक कहाँ होती है, तो हमारा सर्वाधिक हो जाएगी कहाँ पर, तो हिमालय के भूसन्हति क्षेत्रों में हो जाएगी, हिमालय के नीचे हो जाएगी, होगी ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यही बात हमने आपको भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं कि यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, महाद्वीपीय संहति में लगभग भूपर्वती यानी क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है, 35 किलोमीटर गहराई है,
और समुद्री सतह में, जो कि हमने आपको बताया सागरीय सतह में केवल कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर गहराई होती है। बात समझ में आ रही है। महाद्वीपीय सतह में कितने, 35 किलोमीटर, और वही बात किया जाए महासागरीय में कितने, मात्र 5 किलोमीटर है। वहीं हमने कहा कि हिमालय के नीचे कितने हैं, तो 70 किलोमीटर है। हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर, अर्थात महाद्वीपीय संहति के भी लगभग 2 है ना। और महासागरीय प्रपट्टी में मात्र और मात्र कितने हैं, तो 5 किलोमीटर है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अर्थात महाद्वीपीय प्रपट्टी की मोटाई महासागरीय प्रपट्टी की मोटाई से क्या है, तो अधिक है, हो जाएगी अधिक। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको सारा का सारा बात समझा रखा। अब मैंने मिटाया, यह भी मिट गया। हमने कहा था कुल पृथ्वी के द्रव्यमान का भी कितने हैं, तो द्रव्यमान का भी जो है 1% है। इस बात को भी ध्यान रखनी है, द्रव्यमान का भी कितने परसेंट है, तो 1% है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जो कुल पृथ्वी के आयतन का केवल 1% और जो है द्रव्यमान का भी 1% है। इस बात को भी ध्यान रखनी है। कितने प्रतिशत है, तो 1% है। आगे अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, करेगा कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से, महाद्वीपीय संहति क्या है, तो मुख्य रूप से हमने क्या कहा कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बने हैं। अब एक बात को थोड़ा सा और समझिए। देखिए, और क्या समझना है, इस बात को थोड़ा सा समझें। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हमारा जो पृथ्वी है ना, देखिए कैसा है। हमारा पृथ्वी को देखा जाए तो ये देखिए, ये हमारे पृथ्वी था, ये हमारे पृथ्वी है। अभी हमने कहा कि हमारा पृथ्वी जो है कितने में, तो ये पृथ्वी जो है, वैसे तो हमने कहा कि 3 ही लेयर है। एक हमारा भूप्रपटी हो गए यानी क्रस्ट हो गए, एक हमारा मेंटल हो गए, और एक हमारा क्रोड यानी कोर हो गए। तो हमने इसी को क्या कर रहा हूँ, 3 लेयरों में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो ऊपर वाला लेयर आपने देखा, ये हमारा लेयर क्या था, ये वाला हमारा लेयर जो है भूप्रपटी अर्थात क्रस्ट है। हमारा यह वाला लेयर क्या है, मेंटल है। यह वाला लेयर हमारा मेंटल है, और ये वाला लेयर हमारा क्या है, तो ये वाला लेयर हमारा क्या है, तो क्रोड है। ठीक है, अब ये तो हमने क्रोड और कोर के आधार पर बांटा है। अब अपन बात कर लेते हैं एक और आधार पे, और वैसे यही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को याद रखने के लिए मैं एक थोड़ी सी आपको अवधारणा बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्या है, देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो सबसे, ये ऊपर वाला जो बाह्य आपको दिखा ना, ये बाह्य वाला जो दिखा सबसे ऊपर, देखिए हम इसको 3 लेयर में बांटते हैं। ध्यान से समझें फिर से। देखिए, ये हम ऊपर वाले को है, इसको अपन 3 लेयर में बांटते हैं। ध्यान से समझें। तो देखिए, यह वाला जो आपको दिख रही है ना, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला है आपका क्या है, तो स्याल। ये ऊपर वाला आपका हो गए स्याल चाचा हो गया, है ना, स्याल चाचा हो गए। बीच वाले जो हो गए हो आपके, वो कौन हो गए, सीमा चाची हो गए, है ना। ऊपर वाला क्या हो गए, स्याल चाचा, बीच वाले क्या हो गए, सीमा चाची, और अंदर वाले क्या हो गए, अंदर वाले हो गए नीफे फूफा, है ना। जब ये हो गए हमारा चाचा, ये हो गए हमारे चाची, तो ये हो गए हमारे फूफा, है ना। क्या हो गए, ये ऊपर वाला क्या है, सियाल है, बीच वाले क्या है, सीमा है, और सबसे नीचे वाले क्या है, निफे है। हमने पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा था। हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर क्या कहलाएगा, सियाल कहलाएगा। इसके नीचे वाला लेयर क्या कहलाएगा, सीमा कहलाएगा, और सबसे नीचे वाला लेयर क्या कहलाएगा, निफे कहलाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब देखिए, हमने कहा सियाल, तो SIAL, क्या कहा, सियाल। अब क्या है, सीमा, सीमा का मतलब SIMA, सीमा, और ये क्या है, नीफे, NIFE, क्या है, नीफे। तो ऊपर वाला लेयर हमने कहा सियाल, बीच वाला लेयर कहा सीमा, और नीचे वाला लेयर क्या कहा, निफे। और वैसे भी बीच में है तो सीमा, बीच में रहता है तो क्या, सीमा, ऊपर है सियाल, अब बीच हो गए निफे। इतनी बात क्लियर। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से। कह रहे कि महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी है। अब महाद्वीपीय संहति किससे बने हैं, सिलिका और एल्यूमिना से। और यही तो हमने बताया, सबसे ऊपर वाला वो किससे है, तो SI से हो गए आपके सिलिका। क्या हो गए, सिलिका। देखिए, SI से हो गए सिलिका, और AL से क्या हो गए, तो एल्यूमिना। क्या हो गए, एल्यूमिना हो गए। बस सिंपल बात है। ऊपर में सियाल चाचा, सीमा चाची, नीपे फूफा, सिंपल है ना। और यही बात हमने बताया। क्या बताया कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किससे बना है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बने, सिलिका एवं एल्यूमिना से बने हैं, जैसे खनिजों से बनी है। इसीलिए इसे सियाल यानी CAL यानी C से सिलिका और L से एल्यूमिना कहा जाता है। इतनी बात में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं का गुरुजी यह ऊपर में ही क्यों गया। अब मान के चलिए, आप क्या करिए, एक पानी लीजिए और एक थोड़ा सा पानी लीजिए, एक और उसमें क्या करिए,
आप जो है बालू को मिला दीजिए, उसमें जो है चीनी को मिला दीजिए, है ना, और उसको थोड़ा सा एकदम हिला दीजिए, बढ़िया से हिलाइएगा तो क्या होगा, बालू कहाँ बैठ जाएगा, सबसे नीचे बैठ जाएगी और हल्का कण सब क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। सेम बात है, चूंकि हमारा जो है एल्यूमिना जो है और सिलिका यह क्या होता है, एल्यूमिना जो है हल्का होता है, जिस कारण से क्या हो गए, ऊपर आ गए। ठीक है, अब समझिए इसके नीचे क्या हमने कहा कि महासागर की प्रॉपर्टी में, किसके प्रॉपर्टी में, महासागर की प्रॉपर्टी में आपके मुख्यतः क्या मिलेंगे, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। सी से सिलिका और मैं से क्या होगा, मैग्नीशियम कहा जाता है। तो हमने आपको क्या बताया, अभी हमने बताया जो हमारा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है उसमें जो है सर्वाधिक जो है किसकी कौन से तत्व होती है, तो सियाल होती है। हमारा जो महासागरीय प्रॉपर्टी है उसमें क्या होती है, तो सीमा होती है। इतना बात में कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यह बात हमने आपको पढ़ाया। कुल मिलाकर के इतनी बात को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी, क्योंकि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आते ही आते हैं क्या सब, कि देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी अर्थात क्रस्ट कहा जाता है, जो पूरे पृथ्वी की सबसे पतली आवरण होती है। आइए अगला पॉइंट याद रखना है कि जो कुल पृथ्वी के आयतन का, यानी क्रस्ट कुल पृथ्वी के आयतन का केवल 1% है, और द्रव्य कुल पृथ्वी के द्रव्यमान का भी केवल 1% है। इसके बाद हमने क्या कहा कि भूप्रपटी जो है महाद्वीपीय संहति में मोटा होती है और महासागरीय संहति में क्या होती है, तो पतली होती है। वहीं अगर हिमालय की संहति में बात किया जाए तो क्या होती है, और अधिक मोटी होती है। ये बात तो हमने कर रखा। और देखिए क्या हमने कहा, अर्थात हम सिंपल बात है, अर्थात कह सकते हैं कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी महासागरीय प्रॉपर्टी के तुलना में क्या है, तो मोटी है। मोटी है ना, प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट, घबराना नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, क्रस्ट, यही धरती का ऊपर वाला जो लेयर था उसे कहते हैं प्रॉपर्टी, जो मिट्टी वाला अपन लोग जो मजबूत लेयर देख रहे हैं, है ना। आइए फिर हमने क्या कहा था कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। क्यों, क्योंकि यह हल्का होता है एल्यूमिना, इसलिए ऊपर आ गए। ठीक है, अब हमने इस बात को समझाने के लिए आपको बताइए दिए कि आप दिमाग में रखिए, सबसे ऊपर सियाल चाचा है, बीच में सीमा चाची है, और फिर क्या है, नीफे चाचा है। हमने बताया कि हमारा जो धरती है कुछ ऐसे हो गए, अब इधर पानी हो गए तो ऊपर वाले इस वाले भाग में हो गए आपके कौन, तो सियाल हो गए। इस बार नीचे में कौन आ गई, तो सीमा हो गए, और इसके नीचे कौन आ गए, तो नीफे हो गए। सिंपल बात है ना, इसके नीचे कौन हो गए, नीफे हो गए। इतनी बात तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही जाना चाहिए। आइए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो मेंटल के बारे में। चलिए देखिए क्या है, कह रहे हैं कि भूप्रपटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है। हमने बताया ना कि पूरा जो धरती है इसमें कोर इतना ही है, ये पूरा भाग क्या है, मेंटली है, बहुत मोटी है। पूरे पृथ्वी के आयतन का 84 यानी 84% मेंटल है। जो कितने प्रतिशत, 84% मेंटल है। हमने क्या कहा कि भूप्रपटी के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। जो कुल पृथ्वी के आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा है, 84% हिस्सा है। और यदि द्रव्यमान की बात किया जाए तो 67%, 67% हिस्सा है, जो कि मैंने लिख रखा था कि जो कुल पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा मेंटल है, और द्रव्यमान का कितना प्रतिशत, 67% हिस्सा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए, मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। हमने मान के चलिए हमारा धरती था, इसी धरती को हम लोग समझने के लिए क्या करें, तो जैसे हम लोग तरबूजा खरीदते हैं ना, और उसमें जो चिप्पी मरवाते हैं कि पक्का हुआ है कि नहीं, इसे ही हम लोग धरती में क्या करें, ऐसे करके मार दें, ऐसे मार लगा देते हैं, एकदम कच्चा का धंसा के काट लेते हैं। तो कटा के जो धंसा के जो काटेंगे तो इसे बनेगा ना, और ऐसे बनेगा तो ये ऊपर वाला हमारा हो गए प्रॉपर्टी, ऊपर वाला हो गई क्या, प्रॉपर्टी हो गए, है ना, प्रॉपर्टी हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला हो गए मेंटल, और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये क्या हो गए, हमारा कोर हो गए। अब यही कह रहे हैं, यह जो है ना मेंटल, यह 2900 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई तक कह रही है पाई जाती है। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है, पिघली अवस्था में पाई जाती है। हमने बताया था मेंटल क्या होता है, तरल होता है, और यही जो पिघली हुई अवस्था में जो है ना, उसे ही कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है, मैग्मा। देखिए
हमारा धरती हो गए। हमारे धरती ऊपर वाला भाग जो क्रस्ट वाला ठोस है, इसके नीचे हमारा मेंटल है। जो भाग क्या है, तो वो भाग हमारा तरल है। और यही जो तरल रूप में जो खौल रहा है ना, आग एकदम पूरा लगता है खौल रहा है, वही जो खौल रहा है ना, यही क्या है, तो मैग्मा है। यही क्या है, मैग्मा है। हम लोग मैग्मा की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे मैग्मा बाहर आएगी, कैसे हमारा चट्टान बनेगी, ये सारी बातें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो है धैर्य बना के रहें। देखिए, तो हमने इस बातों को समझ रखा। क्या समझ रखा कि मेंटल क्या है, तो भूप्रपाटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। और यह मेंटल पूरे पृथ्वी के आयतन का जो है 84% हिस्सा होती है। और पूरे द्रव्यमान का कितना होता है, तो केवल 67% होता है। केवल नहीं, 67 बहुत अधिक है, क्योंकि केवल 1% था कौन, हमारा भूप्रपाटी था। 67% कौन है, तो हमारे मेंटल है। और जो है हमारे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रूड, वो हमारे 32% होंगे, है ना। तो देखिए, हमने कहा कि जो मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। हमने बताया ना 2900 किलोमीटर। और मेंटल में जो है चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, पिघली अवस्था में पाई जाती है। और यही जो पिघली अवस्था है ना, यही पिघली अवस्था को क्या कहा जाता है, यह जो पिघली हुई अवस्था में जो वहाँ पे जो भी वस्तुएं होती है, आप समझ लें अभी वस्तु, उसे ही क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, मैग्मा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसका बारे में, तो कोरिया क्रोड के बारे में। कोरिया क्रोड के बारे में तो देखिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग को क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, क्रोड। हमने क्या बताया, ऐसे कचाकच काट लिए थे धरती को, तो ये वाला भाग हमारा क्रोड था ना, और ये वाला भाग हमारा क्या है, अगर इसको छोड़ दिए, ऊपर वाला भूप्रपाटी हो गए, ये वाला भाग हमारे मेंटल हो गए, और ये वाला भाग क्या हो गए, तो क्रोड हो गए। तो यही वाला जो भाग के बारे में कह रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक वाला भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। जो कुल पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है, 15% हिस्सा है। भूप्रपाटी 1%, मेंटल 84%, और बच गया कितने, 15 ना, तो 15 क्या हो जाएंगे, क्रोड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रोड हो जाएंगे। तो कुल पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा जो है क्या है, तो क्रोड है। इतनी बात समझ में आ गए। आइए, कह रहे इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक मिलती है। अब पृथ्वी के केंद्र मतलब समझ रहे हैं ना, यह वाला जो भाग पूरा सेंटर वाला भाग होगा, यही क्या है, केंद्र है। मतलब ऐसे अगर मैं इसी बातों को ऐसे करके काट लिया था ना, तो अलग किया था, तो यहाँ यानी जहाँ से मेंटल शुरू खत्म होती है वहाँ से लेकर के, और ये वाला भाग क्या है हमारा, तो सेंटर होती है, केंद्र होती है, यहाँ तक क्या पाई जाती है, तो क्रोड पाई जाती है। अब इधर से पाई जाती होगी तो इधरों से तो पाई जाती होगी, इक्वल ही तो है। किधरों से हम, चूंकि हमारा पृथ्वी गोल है, तो किधरों से निकाले बात क्या होगा, एक ही होगा। तो आइए अब इसी बात को थोड़ा सा समझ लें हम लोग। तो देखिए, कह रहे हैं क्या कि इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। क्या होती है, 3500 किलोमीटर होती है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होती है। मतलब कैसे, तो देख लीजिए। देखिए, हमने क्या कहा, ध्यान से सुने, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा हो गया पृथ्वी का। ये वाला जो है, इसका जो पूरा त्रिज्या है ना, पूरा त्रिज्या ऐसे समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ऐसी जो ये वाला जो पूरा त्रिज्या है ना, ये पूरा त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर है। कितने हैं, 6371 किलोमीटर है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितने हैं, तो 6371 किलोमीटर है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित। हमने शुरुआत में ही चर्चा किया था, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। अभी हमने तो चर्चा किया ही था इसके बारे में। क्या चर्चा किया था, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये वाला भाग जो हमारा क्रोड है, यह क्रोड भी दो भागों में है। ये नीचे वाला को आंतरिक, और ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, बाह्य कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो बाह्य कहते हैं। बात क्लियर है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझिए। देखिए, कह रहे हैं क्या कि क्रोड भी दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में, दो भागों में। एक हो गए आपके बाह्य क्रोड, और दूसरा आपके हो गए आंतरिक क्रोड। क्या हो गए, आंतरिक क्रोड। अब देखिए, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। बाह्य क्रोड कैसा है, तरल अवस्था में, जो कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में गुरुजी, ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है।
क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकेल से बना है। लोहे यानी Fe, निकेल यानी लोहे यानी हमने क्या कहा था, नीफे कहा था, क्या कहा था, नीफे कहा था, Ni से निकेल और F से फेरस यानी लोहा हो गया। तो यही हमने कहा था क्या कि क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः लोहा और निकिल से बना है और भारी धातुओं जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है। और यही तो बात हमने गुरुजी पढ़ाए थे ना, आप देख लीजिए हमने कहा था नीफे होता है NiFe, सबसे ऊपर हमने सियाल का, बीच में सीमा का, फिर क्या कहा तो नीफे कहा। इतने बात तो समझ में आई गए होंगे। अब हमने क्या कर लिया, तो हमने कोर के बारे में पढ़ लिया है ना, हमने जो है समानता या मेंटल के बारे में पढ़ लिया और हम जो है क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। और आगे जो हमारा टॉपिक है अब वो है सेल। अब इस बात को थोड़ा सा और हम लोग समझे बढ़िया से। देखिए बस 1 मिनट में मैं रिवीजन कर लेता हूं तो सारी बातें आपका जो पिछला वाला है वो कवर हो जाएगी। क्या, तो देखिए हमने कहा कि हमारा पूरा पृथ्वी जो है एक समझिए खौलता हुआ आग है, जो ऊपर से क्या हो गया तो ठंडा हो गया, और ऊपर से जब ठंडा हो गया तो धीरे, जैसे कि हम लोग मान के चलें कि कोई चीज़ गर्म होगा तो कोई गर्म खौल रहा होगा तो धीरे धीरे ऊपर से ठंडा आएगा, तो ऊपर का परत क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन नीचे का तो परत ठंडा नहीं होगा। आप जैसे समझ लीजिए आलू जो होता है ना, आलू आप इसको क्या करिए, ऊपर से छिलका छुइएगा तो लगेगा पूरा क्या ठंडा गया, लेकिन कभी उंगली ऐसे डाल के देखिएगा लगेगा जल गया उंगली, मतलब अंदर में घर में रहता है, बाहर से क्या हो गया रहता है, ठंडा गया रहता है। सेम बात क्या होता है हमारा पृथ्वी में भी हुआ है कि ऊपर से तो पृथ्वी हमारा ठंडा हो गया है, लेकिन नीचे से हमारा पृथ्वी अभी भी खौल रहा है, और ये जो खौल रहा है नीचे वाला भाग वही हमारे क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है। तो हमने अभी पिछले जो चर्चा किया इस बात को थोड़ा सा रिपीट करते हो, फिर हम लोग आगे जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा कि हमारा पृथ्वी के जो है कितने लेयर में है, 3 लेयर में है। सबसे पहले हमने कहा था कि क्रस्ट है, इसके बाद हमारा जो है मेंटल है, फिर हमारा जो क्रोड है, क्रोड भी 2 भागों में, हमारा जो है बाइक्रोड और आंतरिक क्रोड है। इस बातों को हमने जिक्र कर लिया। हमारा जो भूप्रपट्टी है कुल पृथ्वी के आयतन का 1% और द्रव्यमान का भी 1% है। हमारा जो मेंटल है, मेंटल में हमारा जो क्रस्ट है वो क्रस्ट महासागरीय सनहती में कम होगी, महाद्वीपीय सनहती में अधिक होगी, और जो है हिमालय सनहती की बात किया तो और अधिक होगी। ये सारी बात हमने जिक्र कर लिया है। अब आइए, अब हम लोग जो बात करेंगे किसके बारे में, तो सेल के बारे में। अब हमने थोड़ा समझ लिया कि हमारा पृथ्वी के अंदर क्या है। हमने लेकिन एक बात याद करिए, हमने जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो मेंटल वाला भाग है उसमें क्या है, तो उसमें जो है मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है, जो पूरा क्या है, खौल रहा है, पूरा क्या है, खौल रहा है। अब थोड़ा सा सिंपल बात है, एक बात समझे, अगर ये जैसे पेन है, ये पेन है, हमने ऐसे ठोक दिया, ये टूटा क्या, नहीं टूटा, लेकिन मैं इस पेन से ऐसे ऐसे ठोकते रहूं तो धीरे धीरे इसकी क्या होगी, तो धीरे धीरे इसमें इसको जो है हम लोग फोड़ सकते हैं। जैसे हथौड़ा लेकर के दीवार को मारते, एक बार जोर से मार दीजिए, क्या ईटा फूटता है, नहीं फूटता है, लेकिन वही हथौड़ा को धीरे धीरे उस पर मारते हैं तो क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है जो ईटा क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब वही बात क्या होता है हमारे पृथ्वी के अंदर, वही बात हमारे पृथ्वी के अंदर है। देखिए यह वाला भाग तो हमारा हो गया क्या, ये वाला भाग हमारे हो गए आपके क्रस्ट, ये वाला भाग क्रस्ट हो गए। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा क्या है, तो हमारा मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है, हम मैग्मा है इसके नीचे। मैग्मा में क्या होगा, देखिए चूंकि खौलता है, जैसे पानी को गैस पे देते हैं तो जब खौल रहा होता है तो क्या होता है, ऐसे खौलता है तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है और फिर क्या होता है, 2 भागों में गिर जाती है। ऐसे ये नीचे से आई और ये इधर चल गई, कुछ भाग 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 इधर चला है। अब देखिए ये बात थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमें समझना होगा। मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। देखिए अब चूंकि हमारा ये पूरा धरती है, अब इसके नीचे क्या है, मैग्मा है, और ये भाग पूरा का पूरा ठोस है। अब समझिए, जैसे हम लोग जो है मोटर में जो पाइप लगाते हैं ना पानी के लिए, वो कभी क्या करिएगा, ऊपर की ओर ऐसे करिएगा तो पानी देखिएगा ऊपर की ओर जाती है, एक तरफ पानी इधर गिरती है और एक तरफ पानी इधर गिरती है, ऐसे होती है। अब ऐसे थोड़ा सा समझिए, ऐसे यह जो खौल रहा है तो ऊपर की ओर जाता होगा, ऊपर की ओर चूंकि इसमें वाष्प बनता होगा, ऊपर की ओर भागता होगा, ऊपर की ओर भागेगा तो ये क्या होगा, इसमें जाकर के टकरा
टकराएगा, और ये टकराएगा तो एक भाग इधर आएगी, एक भाग इधर आएगी। फिर से समझिएगा, ये जब टकराएगी, ये जब टकराएगी ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, इसमें टकराएगी, एक भाग इधर आ जाएगी, एक भाग इधर आ जाएंगे, एक बार इधर, और उसमें लगाते रहेंगे, जोर लगाते रहेंगे तो क्या होगा, एक तो ये नीचे का जोर लगा रहा है, ये भाग इसको इधर खींच रहा है, ये भाग इधर खींच रहा है, जिस कारण से मान के चलिए ये वाला जो भाग था इसमें क्या आ जाती है, तो इसमें दरारें कर देती है, इसको क्या कर देता है, फोड़ देता है। ये गैस क्या कर देता है, इसको ये फोड़ देता है, और फोड़ देता है तो इस होकर के क्या होने लगते हैं, इस होकर के क्या होने लगते हैं, तो हमारा जो पृथ्वी के जो ये जो मेंटल वाला जो कोष्ठ है, इसके अंदर जो हमारा क्या है, मैग्मा भरी है, यही मैग्मा क्या होने लगती है, यही मैग्मा क्या होने लगती है, ये बाहर निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, बाहर निकलने लगती है। अब इस बात को थोड़ा सा समझें, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ी सी बारीकी बात है, तो ये बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए सिंपल बात है, नहीं अभी कुछ समझ में आ रहा है, टीआरई में जब आप पढ़ने के लिए आइएगा ना तो पूरा एकदम बढ़िया से समझा देंगे। अभी बात इतना ही समझ लीजिए, मान के चलिए धरती है, ठीक है, धरती है। अब धरती के नीचे हमने क्या कहा कि मैग्मा है, धरती के नीचे क्या है, मैग्मा है, और यह मैग्मा जो है काफ़ी खौलता हुआ है, समझिए ना, पूरा इसकी मैग्मा है ना, आप मान के चलिए ना 6000 डिग्री से भी अधिक जो है गर्म है, 6000 डिग्री सेल्सियस जी, समझ रहे हैं कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा सा समझाऊँ, आप क्या करिए, पानी को गैस पे डाल दीजिएगा, पूरा खौला दीजिएगा, इतना खौला दीजिएगा एकदम आपको गरियाने लगे, मतलब एकदम काफी जो है उसमें से क्या निकलने लगे, बुलबुला देने लगे, इतना खौल जाए। अब वो क्या करिएगा, ये पानी फेंक दीजिए मुंह पे, क्या करिए, मुंह पे फेंक दीजिए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा खुलकुइया उधर जाएगा जी। तो समझिए कितना पानी गर्म रहता है पता है, मात्र 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग गर्म होगा तो क्या होगा, अगर गलती से आदमी चल जाए तो हड्डियों बचेगा ना, कुछ नहीं बचने वाला है, सब खत्म, कुछ ये नहीं, सब मैग्मा बन जाएगा, पूरा मैग्मा बन जाएगा। अब देखिए मामला, हमने क्या कहा, ये हमारा धरती हो गए, ये हमारा धरती हो गए, इसके नीचे मैग्मा है, इसके नीचे मैग्मा ऐसे होती है, ऐसे जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे हो जाती है। तो ये क्या करती है, इसको जोर मारती है, इस पर जोर मारती है, और ये इसको इधर खींचती है और ये इसको इधर खींचती है। तो एक समय धीरे धीरे ऐसा आती है जो इसको क्या कर देती है, इधर खिसका देती है और इसको इधर खिसका देती है, क्योंकि ये फोड़ देता है और ये इसको ऐसे ठेल करके इधर कर देती है, इधर कर देती है, जिस कारण से थोड़ा सा होल हो जाता है, होल हो गई। अब ये होल क्या हो गई, यहाँ से निकलती है। अब ये जो चूंकि उसको यहाँ पर निकल गई रास्ता, और रास्ता निकल गई तो यही जब बाहर आती है, धरती के जब बाहर आती है तो यही क्या कहलाती है, यही मैग्मा जो है क्या बन जाती है, तो लावा बन जाती है। यही मैग्मा क्या बन जाते हैं, लावा बन जाते हैं। बात समझ में आया, सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, मान के चलिए कुछ नहीं, चलिए कुछ भी नहीं है, मैंने कहा क्या, कुछ भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि तरल पदार्थ जो हमारे पृथ्वी के अंदर है, किस भाग में, तो मैग्मा चैम्बर में, मैग्मा वाला भाग में है। तो तरल पदार्थ को ही क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मैं लिख ही देता हूं, तरल पदार्थ को कहते हैं मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है, लिखा ही हुआ है, इसे ही क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो यह लावा कहलाता है। एक के नाम है दुन्नू जी, बस धरती के नीचे है ना तो क्या है, मैग्मा, धरती के ऊपर आ गए तो क्या कहलाते हैं, लावा। लेकिन वही पिघला हुआ अवस्था में है, जब धरती के ऊपर आएंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, ठंडाएंगे, स्वाभाविक बात है। मैंने क्या कहा सुनिएगा, धरती के नीचे ये लावा, ये सॉरी मैग्मा, और ये मैग्मा किसी कारणवश, अब जिस कारणवश मान के चलिए धरती फट गया, कोई कारण से फटे, मान के चलिए फटा, बस हमने थोड़ा बता ही दिया सिंपल ये तरीका। जब इस पर चोट लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा जो क्या हो जाएगा, तोड़ देगा। अब जब तोड़ देगा तो इससे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगी, और मैग्मा जब बाहर निकलती है ना तो अंदर में है तो मैग्मा, और ये बाहर जब निकल जाती है तो यही मैग्मा क्या कहलाते हैं, लावा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लावा कहलाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आइए अब बस थोड़ा बात बच गई है, अब आगे हम लोगों को समझ में बढ़िया से आएगी। चलिए अब देखिए सैल या चट्टान कैसे बनती है। तो पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले, जो क्रस्ट बनाने वाले किसी भी खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को ही क्या कहा जाता है, सैल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है जो विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये बात समझ में नहीं आएगी मुझे जहाँ तक लगता है, समझ लीजिए सिंपल बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीच में एक ही बात को 3-4 बार बोल दिया, लेकिन फिर भी समझिएगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का ऊपर वाला भाग क्रस्ट है, इसके नीचे वाला भाग मेंटल है, इस मेंटल में जो तरल वाला पदार्थ है वही तरल पदार्थ मैग्मा है। अब मान के चलिए किसी भी कारणवश तो क्या होता है, तो धरती का जो है वो जो हमारा क्रस्ट है उसमें क्या हो जाता है, तो वहाँ पे होल हो जाती है, और ये होल होती है। अब ये बहुत सारा संवहनीय
संवहनीय धाराएं होती है, इसको कहते हैं जब मैग्मा जो ऊपर की ओर आती है ना, जो टकराती है धरती में, इसको संवहनीय धारा कहते हैं। अब इस कारण से भी होती है। इसके बाद जो बहुत सारे दाब पड़ती है, बहुत सारे जो है हमारे डैम, भूकंप, बहुत सारे इसमें कारक फैक्टर होते हैं जो धरती को फटने की। एक ही कारक केवल ये नहीं है कि बस जो है ऐसे करके मैग्मा निकला, उसको इसको तोड़ करके इधर उधर कर दिया, यही कारक नहीं, बहुत सारे कारक है। हमने इनमें से एक कारक यह भी रखा, ठीक है। अब क्या है कि धरती से जो है ये मैग्मा बाहर निकली। अब किसी कारणवश मान लीजिए इसमें दरारें आ गई, जिससे क्या हो गया, धरती से मैग्मा बाहर निकली, और यही मैग्मा जब बाहर निकलती है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा, जब धरती पर आ जाता है तो। और लेकिन यही पृथ्वी के मैग्मा का पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। मेरे मास्टरियों, इस बात को ध्यान रखना है। हमने क्या कहा कि इधर ये हमारा क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट के जो है से मेंटल वाले भाग से किसी जो भी कारण रहा हो, इससे होकर क्या निकलती है, तो हमारी लावा निकलती है। और लावा जब हमारे धरती पर आती है, यानी मेंटल चेंबर से मैग्मा का धरातल पर आने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और यही ज्वालामुखी बाद में क्या रहता है, ये लावा रहता है। और यही लावा जब ठंडाता है, सॉरी यही मैग्मा जब ठंडाता है तो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। और यही लावा जब ठंडाता है, क्या होता है, ठंडाता है, तो इसे ही आग्नेय शैल कहा जाता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था तभी से। यही जो हमारा जो है लावा, यह क्या कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है। क्या कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है। बात समझ में आया। और यही आग्नेय शैल फिर क्या होगा, टूट करके, फूट करके, चटक करके, घिस करके अलग अलग शैलों में परिणत होते हैं। इसीलिए यह जो हमारा आग्नेय शैल होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इग्नियस शैल भी कहते हैं, इसे ही हम लोग जनक चट्टान भी कहते हैं। जनक चट्टान भी कहते हैं, मूल चट्टान भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही जो है हमारा मैग्मा के रूप, मैग्मा जो है धरती पर आया, जो लावा कहलाया, और यही लावा जो है ठंडा करके क्या बन गया, तो आग्नेय चट्टान बन गया। क्या बन गया, आग्नेय चट्टान बन गया। इसलिए आग्नेय चट्टान को जनक चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक चट्टान भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। बस यही बात को मैं समझाना था। मैं आपका लगभग इसमें लगभग 5 से 7 मिनट शायद आई थिंक ले लिए हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है किस प्रकार से अब जो है शैलों को जानेंगे। शैल बोले तो चट्टान, शैल बोले तो चट्टान को किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, जो विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। विभिन्न प्रकार की गठन हो सकती है, उसमें बहुत प्रकार के तत्व हो सकती है। आगे समझिएगा। अब हमने कहा कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्या होती है, तो शैल होती है। क्या होती है, आग्नेय, अवसादी, कयांत्रित। आग्नेय, अवसादित, कयांत्रित। आग्नेय, अवसादी, कयांत्रित। इतनी बात क्लियर हो गई। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और कयांत्रित। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शैल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी, कयांत्रित। आग्नेय, अवसादी, कयांत्रित। क्लियर बात हो गई। आइए, अब हमने इस बातों को भी समझ लिया था। अगला पॉइंट को देखा जाए। अब आग्नेय चट्टान आखिर क्या होता है, थोड़ा समझिए। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हमने बताया ना कि धरती जो भी कारण रहा हो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। वैसे मेरे ख्याल से जब आप लोग को मौका मिलेगा तो मैं रिवीजन करा दूंगा। मैंने क्या कहा, किसी भी कारण बस मान के चलिए कि धरती के अंदर से जो हमारा क्या निकला, मैग्मा निकला। और मैग्मा जब बाहर आया ना, मैग्मा जब बाहर आया, इसी प्रक्रिया को क्या कहा हमने, ज्वालामुखी कहा। यही बात लिखा है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, क्या, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब द्रवित मैग्मा, हमने क्या कहा, मेंटल के अंदर जो हमारा, इसको मेंटल के अंदर वाला, इसको कहते हैं मैग्मा चेंबर, यानी चैम्बर मतलब रहने वाला। तो वहाँ पर मैग्मा से जो बाहर निकलती है, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाती है, ध्यान से सुनिए, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। जो कि बात मैंने आपको बताया अभी। आगे देखिए, इन्हें ही प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण भी हुआ है। और चूंकि प्राथमिक शैल कहें या फिर पेरेंशियल चट्टानें कहें या फिर जो है हम लोग इसे जनक चट्टान कहें, सब एक ही नाम है, ठीक है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी शैल होती है और एक बहिर्भेदी शैल होती है। एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी शैल होती है। अब देखिए, थोड़ा सा बात को समझिएगा। होता क्या है मामला, कि मान के चलिए हमारा धरती है, हमारी धरती तो पतला है नहीं, मोटी है। अब ये जो मोटी है हमारा धरती का जो ऊपर वाला जो क्रस्ट है, अब मैग्मा निकला, अब मैग्मा निकल के धरती को तोड़ के बाहर आ गई। धरती को तोड़ के यदि
बाहर आ गए, बाहर आ गए, बाहर आ गए, तो ये कहलाएगी बहिर्भेदी सेल। क्या कहलाएगी? बहिर्भेदी सेल। यहाँ पर बाहर में सेल बनेगी तो इसको कहेंगे बहिर्भेदी सेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मैग्मा निकल रहा होता है ना, तो निकलते निकलते धरती के यही वाला भाग में मान लिया आते आते क्या हो जाता है, ठंडा आ जाता है। तो इसी के अंदर में मैग्मा ठंडा गया तो अंदर वाला को कहते हैं क्या? अंतर्भेदी सेल। क्या कहते हैं? अंतर्भेदी सेल। अर्थात जब धरती के जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है इसके ऊपर मैग्मा चैम्बर से, यानी अर्थात मेंटल वाला भाग से जो मैग्मा धरती के ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो इसको कहते हैं, इससे जो बनती है चट्टान इसको कहते हैं बहिर्भेदी चट्टान। और क्रस्ट के नीचे ही किसी कारणवश ठंडा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो अंतर्भेदी सेल। क्या कहते हैं? अंतर्भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल ना बहुत प्रकार की होती है, डाइस होती है, आप लोगों को वैसे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अंतर्भेदी नाम के आधार पर यानी आकृति के आधार पर अंदर में जो सेल होती है ना, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं, सिंपल है, हम लोग को छठी सातवीं में क्या भला पढ़ेंगे, है ना। तो बस अभी इतना समझ लें कि आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल। एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल। अब देखिए बहिर्भेदी सेल क्या है? जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। कौन सेल कहा जाएगा? बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, क्योंकि मैग्मा रहती है ना तो बहुत महीन दानों वाली होगी। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, क्या? बेसाल्ट जो दक्कन पठार के बेसाल्ट सेलों से ही बना है। जो हमारा दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप, दक्कन का क्षेत्र जो कर्नाटक के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पड़ता है, ये जो दक्कन का जो क्षेत्र है ना वो किससे बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से ही बना है। दक्कन का क्षेत्र किससे बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है। तो आपसे पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए क्या जो आग्नेय सेल जो है उसका उदाहरण कुछ है क्या? तो हाँ है ना, आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट चट्टान है। क्या है? बेसाल्ट चट्टान है। इस बात को ध्यान रखनी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी संरचना बहुत क्या होती है? महीन दानों वाली होती है। आगे देखिएगा, अब अंतर्भेदी सेल क्या होता है इस बात को समझिए। जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है, जो कि मैंने अभी बता ही दिया। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। धरती के बाहर आया तो अचानक ठंडा हो गई ना, तो पतली पतली सेल एकदम आई बाहर में ठंडा हो गई। तो ये क्या है? देखिए धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थर का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। हम लोग जो मसाला पीसते हैं, मसाला जिस पर, वो भी क्या होती है? ग्रेनाइट होती है ना। हम लोग जो घरों में जो टाइल्स लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? ग्रेनाइट पत्थर नहीं लगाते, कहते हैं कि हम घर में पत्थर लगवाते हैं, वो पत्थर क्या? ग्रेनाइट की होती है। तो यही कह रहे हैं, जो मोटे मोटे दाने देखिए एकदम चमकती रहती है ना। तो यही कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे, और इसी को क्या कहता है? तो इसको देखिए ऊपर से है ना जो मिट्टी हटा करके आराम से, जो उसको आराम से सेल को निकाला जाता है, उसको कटिंग कर करके और हम आप लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम लोग ग्रेनाइट पत्थर कहते हैं, है ना। ये अंतर्भेदी सेल है। बहिर्भेदी सेल भी था और अंतर्भेदी सेल। तो आग्नेय सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंदर में ठंडा गया तो अंतर्भेदी, बाहर में आ गया तो बहिर्भेदी। बाहर में आता है तो हमारी बेसाल्ट चट्टान उसके उदाहरण है, अंदर में आती है तो हमारे जो ग्रेनाइट बनती है। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत है? आई अब अगला हम लोग बात करेंगे, बस लास्ट ही कगार पे हम लोग हैं। आग्नेय सेल की प्रमुख विशेषता देखिए, आग्नेय सेल कठोर होती है। क्यों? क्योंकि मैग्मा जो है बाहर आकर काफी ठंडी होती है तो कठोर होगी ना, तो आग्नेय सेल कठोर होती है, अतः इसका अपर्दन कम होता है। अपर्दन का मतलब होता है घिसना। अपर्दन मतलब घिसना। घिसना समझते हैं ना? इसको अगर रगड़ेंगे तो घिसेगा ना। यही कह रहा है, देखिए जैसे ये घिसते घिसते पूरा नोकी खत्म हो गया है, तो कह रहे आग्नेय सेल कठोर होती है, अतः इसका अपर्दन कम होता है। क्या होता है? अपर्दन कम होता है। ये सेल रवेदार और दानेदार होती है। इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। परत क्यों नहीं पाई जाएगी? जैसे हम लोग जो है जैसे छत ढालते हैं, तो छत ढालते तो क्या करते हैं? एक के साथ पूरा छत को ढाल देते, देखो तो जोर होता है? नहीं होता है। लेकिन वही एक बार ढाल लीजिए फिर दोबारा ढालेंगे तो ये जोर हो जाता है ना। तो क्या होती है? मैग्मा निकलती ही रहती है। मैग्मा जब निकली तो चूंकि हीट होती है, गर्म होती है, वो मैग्मा निकल रही है, उस पर पड़ी, फिर दूसरा उस पर पड़ी, दूसरा उस पर पड़े, तो नीचे से ठंडा रहे, तो ठंडाते ऊपर में पड़ रही है। तो कभी इसमें मौका ही नहीं मिला। जैसे चीनी को जो अपन लोग लड्डू बनाते हैं, लड्डू, तो क्या उसमें कहीं पर लेयर बनता है? नहीं बनता है। ठंडा जो फिर दोबारा उस पर अगर जो है चीनी को उसको थोपेंगे तो लेयर बन जाएगी। तो क्या है कि आग्नेय सेल चूंकि मैग्मा निकलती रहती है इसलिए लेयर नहीं बनती है। तो आग्नेय सेल कठोर होती है, मतलब इसका अपर्दन कम होती है, और ये सेल रवेदार और दानेदार होती है, और इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। हमने क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, MVVI पॉइंट है। देखिए आग्नेय सेल जो होती है ना उसमें जीवाश्म नहीं पाई जाएगी। जीवाश्म का मतलब होता है जीव का
अवशेष, जीव का अवशेष। क्या कभी भी आग्नेय शैल में जीवाश्म होंगे? नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वह जो है मैग्मा से बना है ना। मैग्मा एकदम खौलती है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। भला उसमें कोई सा जीव का अवशेष बचेगा? कुछ ना बचेगा, खत्म हो जाएगा, सब मैग्मा बन जाएगा। तो आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, VVI पॉइंट है। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है और आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो ये बात हमें लगता है कि बढ़िया से आप लोगों ने समझ गया आग्नेय शैल को। बस अब खत्म ही होने वाला है हमारा जो हो गया क्या, तो हमारे अवसादी शैल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अवसादी शैल क्या है। तो शैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं और ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। अब समझिएगा कैसे, सिंपल बातें हैं। देखिए अब आग्नेय चट्टान क्या हो गई, तो अपर्दन व अपक्षय के कारण, अपर्दन व अपक्षय के कारण, अपक्षय का मतलब होता है टूटकर, अपर्दन का मतलब होता है घिसकर। अब चूंकि हमारी आग्नेय शैल पर धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, हवाएं लगती है, सब कुछ लगती है, तो जो हमारा आग्नेय चट्टान है वो टूटकर यानी अपक्षय होकर के और अपर्दन होकर के क्या होती है, घिस पड़ के टूट करके क्या होती है, अलग अलग जो है खुंडी खुंडी में बट जाएंगे। मतलब एक ही बार कैसे होगी, तो ऊपर का लेयर केवल होगी ना। क्या करें, शैल लुढ़क कर या चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में जाती है। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बन जाता है और इस प्रकार की शैल को ही अवसादी शैल कहा जाता है। सिंपल बात समझ लीजिए, आपके सड़क पर जो है, आपका सड़क क्या होती है, पूरे ईंटा बना होता है, पिचिंग बनी होती है ना, मिट्टी पूरा एकदम ठोस रहती है। वो क्या होती है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हो घिसते 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 वो क्या होती है, पूरा का पूरा बालू उलू बन जाती है। पहले टूटती फूटती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, बालू बन जाती है। और अब देखिएगा कहीं पर दीवार जो है किसी सड़क के किनारे दीवार पर जो आपको बैनर पोस्टर को लगा दीजिए, धीरे धीरे उस पर धूल बैठते 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 पहले धूल बैठेगा, कनिक मलिन होगा, फिर उसको छोड़ दीजिए तो बैठते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि पोस्टर पता नहीं चलता है कि यहाँ पर पोस्टर लगल था। और तब जाकर के उसको ऐसे करके झाड़िएगा कुछ दिन के बाद तो नहीं झड़ेगा, पानी से धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ठोस हो जाते हैं। तो समझ लीजिए वैसे एक दिन में चट्टानें नहीं बननी ना, अवसादी बहुत सालों लग गए। तो जो आग्नेय शैल था वो चटक कर यानी टूटकर फुटकर अपक्षय होकर अर्थात और अपर्दन होकर, अपक्षय मतलब टूटना फूटना और अपर्दन मतलब घिसना, तो अपर्दन व अपक्षय होकर के हमारा आग्नेय शैल में किस में परिवर्तन हो गए, तो अवसादी शैल में परिवर्तन हो गए। बात समझ में आया कैसे, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब वो धीरे धीरे वो मजबूत हो गए, इस प्रकार से क्या बन गए, तो आपके अवसादी शैल बन गए। फिर ध्यान से समझिए, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं था लेकिन अवसादी शैल में जीवाश्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई हीट नहीं है, कोई गर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर एक लेयर जो है गर्दा ओढ़ करके बैनर पर पड़ गया तो ये दब गया, उस पर तो जीव जंतु होंगे ना, फिर दूसरा पड़ा तो धीरे धीरे दब गए। तो वैसे ही क्रम में क्या होता है कि जो हमारे जो अवसादी शैल है ना, इसमें जो है अवसादी शैल जो होते हैं इसमें जो हमारे जीवाश्म का जो है अवशेष पाए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर पहले इसको समझ लें, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो है जीवाश्म जो है किस शैल में पाए जाते हैं, तो हमारे जीवाश्म जो अवसादी शैल में भी पाए जाते हैं। अवसादी शैल के प्रमुख विशेषता देखिए क्या है, तो परतदार शैल का निर्माण। परतदार हम क्यों कहें, क्योंकि लेयर बाय लेयर करके बना। हम आपको बताया कि पोस्टर किस प्रकार से पूरा का पूरा ढक के खत्म हो जाता है, एक लेयर पड़ता है, दो लेयर पड़ते पड़ते पड़ते, इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो परतदार चट्टान का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवाशेष एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है, अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। हमने कहा ना उड़ करके पाउडर जैसे उस पर पत्ती रहती है जिससे उसके अंदर जीव का अवशेष पाए जाते हैं। वनस्पति मतलब जो है हमारे पेड़ पौधे वो सब पाए जाते हैं, अतः इस अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैल में परतें पाई जाती है परंतु ये शैल रवेदार नहीं होती है। परत पाई जाती है ना, क्योंकि एक लेयर पर, दो लेयर पर, तीन लेयर पर। परतदार शैल प्रायः मुलायम होती है जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें खड़ी भी होती है जैसे बलुआ पत्थर। चिकनी मिट्टी हम लोग पूछते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पंख मतलब कीचड़। देखिएगा कल पर अपने लोग जो है पैर हाथ धोते धोते क्या होती है, पूरा अपने लोग से महीन कल जा करके जो है कल के बगल में बैठ जाते हैं। वो क्या होती है, एकदम देखते हुए एकदम लेयर एक दूसरे से होते रहता है, धीरे धीरे तरका ठोस होते चलता है, ऊपर में क्या रहता है
गीला रहता है, उस पर पैर देते एकदम देखिएगा दब जाता है, एकदम मुलायम होती है। तो चूंकि अवसादी सेल क्या होती है, मुलायम होती है। क्यों? क्योंकि पाउडर उड़ के बना है ना, पाउडर जैसे रोड पर से क्या हुआ था, पाउडर उड़ा तब जाकर के हमने कहा कि पोस्टर ढका, उसी प्रकार से हमारा अवसादी सेल भी बना है। हमने आपको छोटा एग्जाम्पल दिखाया कि किस प्रकार से जो एक बैनर पोस्टर को जो एक सड़क पर धूल को जो है ढक करके इसको पूरा का पूरा मिटा सकता है, तो उसी प्रकार सोचिए कि जो हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, आग्नेय सेल इतनी होगी और ये 1 2 3 4 5 बरस में नहीं, कई सौ बरस लग गया होगा, कई हजारों बरस लग गया होगा, तब जाकर के हमारा अवसादी सेल बना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आई अब जो है अगला देखिए हमारा क्या है, कैंथ्री सेल क्या है। अब हमारा लास्ट ही है कैंथ्री सेल। कैंथ्री सेल क्या है तो देखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कैंथ्री सेल में परिवर्तित हो सकती है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ब्रीफ में। हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो है बाहर निकला और ज्वालामुखी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी फटा, जिस कारण मैग्मा निकला। तो यह मैग्मा जब बाहर आ गई तो यही क्या बन गई, लावा बन गई। और यदि धरती के यानी भूप्रपट्टी के ऊपर आ गए तो इसको कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल, और धरती के नीचे हो रह गई तो इसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अब ये आग्नेय सेल क्या होती है, टूट करके फुट करके चटक करके क्या बनी, तो अवसादी सेल बनी, अवसादी सेल बनी। अब यह अवसादी सेल क्या होती है, अवसादी सेल में अत्यधिक दाब व ताप के कारण, ध्यान से सुनिएगा, अत्यधिक दाब व ताप के कारण वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है, और इसे ही कयांत्रित या फिर इसे ही रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपांतरित चट्टान। आप एग्जाम्पल समझिए कैसे, जैसे अवसादी सेल से मान लीजिए हम लोग चिकनी मिट्टी से क्या करते हैं, ईटा पथ देते हैं, और ईटा पथने के बाद इसको हम लोग भट्टी में डाल दें, तो भट्टी में डाल दें तो क्या बन जाता है, पूरा कठोर ईटा बन जाता है ना। कठोर ईटा को आप देखिए कितनी मजबूत हो गई, जिसे हम लोग घर बनाए बहुत मजबूत हो गई। तो यह ईंट भी है ना, किसकी उदाहरण है, तो कैंथ्री चट्टान का ही उदाहरण है। क्योंकि जो हमारा मुलायम पहले मिट्टी था उस पर ताप बढ़ाए या दाब बढ़ाए तो क्या हो गई, कठोर हो गई। तो देखिए आग्नेय एवं अवसादी सेल दोनों में उच्च ताप व दाब के कारण कैंथ्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना, चिकनी मिट्टी से स्लेट बनना एवं चूना पत्थर से संगमरमर बनना, उदाहरण आप देख लीजिए, मुलायम से ठोस बनी है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए भी किया जाता है। हम पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी जिसको हम लोग पिट्टू कहते हैं, चिवड्डी यानी स्टापू या कितकित जो हम लोग खेलते हैं, एक पैर वाले है ना, खेले बचपन में, या 5 पत्थर वाला गिट्टी वाला खेल, उसको कहते हैं पचकोटिया खेल खेलो, है ना। तो ये सारी जो गिट्टी जो आप देख रहे हैं, ये जो कितकित खेलते रहते हैं, वो जो पत्थर आप देख रहे हैं वो क्या है, ये सभी क्या है, कैंथ्रित सेल के ही उदाहरण है। वो छोटा दिख रहा है ना, यह भी कैंथ्रित ही है। समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से। देखिए अब रूपांतरित सेल, हमने कहा था कि रूपांतरित सेल को एक कैंथ्रित सेल कहा जाता है कि रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है, ताप व दाब के द्वारा बनती है। हमने क्या कहा कि रूपांतरित चट्टान ताप व दाब के द्वारा बनती है। हमने कहा था अभी इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती है। क्योंकि कठोरता अधिक है, क्योंकि दाब व ताप के अधिक होने के कारण ये चट्टान बनी है, जिस कारण से इसमें क्या होती है, तो कठोरता अधिक होती है, जिस कारण से क्या होती है, तो मजबूत होती है। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर के हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। कौन से चट्टान, तो हमारे कैंथ्रित चट्टान। इतनी बातों समझ में आ गए होंगे। हमें लगता है कि आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, बस सब खत्म ही होने वाले। आप लोग नहीं होगा तो एक बार में आधा वीडियो देख लीजिएगा, फिर आधा वीडियो देख लीजिएगा, हो सके कि आप बोर हो जाए, ठीक है। तो देखिए रूपांतरित चट्टान हमने देख लिया। रूपांतरित चट्टान ताप व दाब के द्वारा बनती है। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टान जल्दी नहीं टूटती है, और ये चट्टान मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर के हीरा, नीला, मणिक जैसे जो है बहुमूल्य रत्न जो है हमें प्रदान करती है। इतनी बात आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। डायरेक्ट एमबीबी है पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, कोई इसमें लट्टी पट्टी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या कि लाल किला किससे बने हैं, लाल बलुआ पत्थर से बना है। और ताजमहल किससे बना है, सफेद संगमरमर से बना है। आप लोगों को एक बात पता ही होगा, क्या पता होगा कि हम लोग जो बक्सा में कोई चीज को रखते हैं ना, महत्वपूर्ण होता है। कि जूता चप्पल को बक्सा में रखते हैं नहीं ना, महत्वपूर्ण महंगी चीजों को रखते हैं। तो यहाँ जो हम बक्सा बनाए हैं, तो बक्सा खरीदने में पैसा लगल होगा ना, तो महत्वपूर्ण चीज रखने के लिए, इसलिए कहते हैं कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, वहीं ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। इतनी बातें समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, आगे देखा जाए साइल चक्र, और ये शायद हमें लगता है हमारा यह आखिरी टॉपिक है। हाँ आखिरी टॉपिक है, तो देखा जाए
सेल चक्र क्या होता है। अब देखिए हमने ये टॉपिक ऊपर रखा, क्या पर रखा तो ध्यान से आप समझिए। देखिए हमने कहा था कि पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के नीचे से ये जो मैग्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। मैग्मा बाहर निकला तो मैग्मा जब बाहर निकलती है तो कौन सा सेल बना, हमारा आग्नेय सेल बना। कौन सेल बना, आग्नेय सेल बना। अब यह आग्नेय सेल टूट फूट करके चटक करके जो है क्या बना, अवसादी सेल बना। कौन सेल बना, अवसादी सेल बना। और यह अवसादी सेल में उच्च दाब व ताप होने के कारण, देखिए अवसाद बना, अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, वैसे सही बोला है लेकिन यही बात को थोड़ा सा क्लियर करके बोल देता हूँ। हमारे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकला, यही मैग्मा जब बाहर आया तो ये क्या बन गया, आग्नेय सेल बन गया। यही आग्नेय सेल चटक करके टूट करके अपर्दन अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या बना, अवसाद बना। और यही अवसाद कठोर होकर के क्या बन गया, अवसादी सेल बन गया। क्या बन गया, अवसादी सेल बन गया। और यही अवसादी सेल में ताप व दाब बढ़ने के कारण, वो माने और ताप और दाब बढ़ने के कारण जो क्या बन गए, तो कयांत्रित सेल बन गए। क्या बन गए, कयांत्रित सेल बन गए। अब जो है ना कयांत्रित सेल में भी अत्यधिक ताप व दाब बढ़ने के कारण, अत्यधिक ताप व दाब बढ़ने के कारण ये पुनः क्या बन जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं। पुनः क्या बन जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं। और अब बात तो पता चल ही गया होगा कि फिर मैग्मा बनेगी तो फिर यह क्या होगी, ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो आग्नेय सेल बनेगी। आग्नेय सेल टूट फूट करके अवसाद बनेगी। अवसाद टूट फूट करके अवसादी जो कठोर होकर के अवसादी सेल बनेगी। अवसादी सेल में ताप व दाब बढ़ करके जो क्या बनेगी, कयांत्रित सेल बनेगी। और कयांत्रित सेल पुनः जो है क्या बन जाएंगे, मैग्मा बन जाएंगे। और कभी कभी क्या है ना कि मैग्मा आग्नेय सेल बना और आग्नेय सेल मैग्मा भी बन सकता है। ये मतलब ये क्रियाएं हमेशा क्या होती रहती है, चलती रहती है। आग्नेय सेल भी डायरेक्ट ताप व दाब बढ़ने के कारण वो कयांत्रित सेल में जो है परिवर्तित हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यह जो हमारा जो मैग्मा है, इस मैग्मा से जो है किस प्रकार से आग्नेय सेल बना, किस प्रकार से छोटी छोटी अवसाद में बदला, और यह अवसाद किस प्रकार से अवसादी सेल बना, और यह अवसादी सेल किस प्रकार से कयांत्रित सेल बना, और कयांत्रित सेल जो है पुनः किस प्रकार से मैग्मा बना। और फिर जो है यह चक्र चलते रहता है। और इसी चक्र को ही क्या कहा जाता है, तो सेल चक्र कहा जाता है। सेल मतलब क्या, पत्थर, और चक्र माने ये चक्र है ना। तो देखिए यही बात यहाँ पर लिखा होगा। क्या कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। हम जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, जो कि हमने पढ़ा रखा है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है, जो कि हमने बताया। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल का कयांत्रित सेलों में बदल जाते हैं। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित होती है। और फिर यह ठोस आग्नेय सेल जो है अपरदित अपक्षय होकर के अवसाद बनेगी। अवसादी सेल फिर जो है अत्यधिक ताप, अवसादी सेल में ताप व दाब बढ़ने से कयांत्रित बनेगी। कयांत्रित फिर अत्यधिक ताप व दाब बढ़ने से जो पिघलकर मैग्मा बनेगी। और यह चक्र हमेशा चलती रहेगी। और इस प्रकार से हमारा सेल चक्र भी क्या होता है, समाप्त होता है। और एक बस 3 पॉइंट्स रह गए आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वो भी कवर कर ही लीजिए कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तब जाकर के सेल बनती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस को कहते हैं सीएनजी, क्या कहते हैं, सीएनजी, एवं पेट्रोलियम, यह भी खनिज ही है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो ईंधन के रूप में करते हैं। तो कुछ का उपयोग उद्योगों में, औषधि में एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। यह सभी कहीं ना कहीं क्या है, हमारा तो खनिज ही है। और इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर जो होता है वह समाप्त होता है। हमने देखा कि एक एक करके एक एक बातों को हमने बारीकी से पढ़ना शुरुआत किया था, और पूरा का पूरा हम लोगों ने एक एक करके खत्म कर लिया। और इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर हो जाता है समाप्त। हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। और जो है इसे जो है बढ़िया तरीका से आप लोग पढ़ लीजिए, बढ़िया तरीका से जो है समझ लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें बढ़िया से आप लोग पूरा करेंगे। और जो है हम आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि जो है आप अपनी पढ़ाई में अत्यधिक समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपकी पढ़ने से आपकी रिजल्ट होगी, और वही रिजल्ट हमें उत्साहित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, यही मैं कहूँ, या फिर मेरा डायलॉग आप लोगों को पता ही है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग छोटका ब्रेक के बाद।